ड्रामा की शुरुआत में याओ इस कहानी की हीरोइन वॉइस ओवर कर रही थी कि वो रीबर्थ लेकर के अपनी शादी वाले दिन के 7 दिन पहले आई हुई है। पिछले जन्म में उसका बॉयफ्रेंड जीलिंग शादी वाले दिन उसे छोड़ करके सॉन्ग जो कि उसकी फर्स्ट लव है उसके साथ वहाँ से चला गया था, जिस वजह से पूरे शहर के लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। और याओ जब रीबर्थ लेके आई है तो हम सबको पता है कि ऑब्वियस सी बात है कि वो पहले वाली गलती तो नहीं करेगी। वो क्लब में जाती है जहाँ पर कि उसे पता था कि जेलिंग आज सॉन्ग से मिलने वाला है। सॉन्ग उसकी फर्स्ट लव ठीक उनके शादी के 7 दिन पहले यहाँ आई हुई थी। वो जाकर के देखती है कि गेम खेलने के बहाने यहाँ पे जेलिंग सॉन्ग को किस कर रहा है और उसे इस चीज़ की कोई बेशर्मी की हद भी नहीं है। उसके दोस्त से कहते हैं कि एक बात बताओ, 7 दिनों बाद तुम यहाँ से शादी करने वाले हो और तुम इस तरीके से सॉन्ग को किस कर रहे हो, उससे ये बात पता चला तो तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हें छोड़ देगी। वो हंसते हुए कहता है वो पिछले 5 सालों से मेरा ख्याल रख रही है, वो मुझे छोड़ करके भला कहीं जाने वाली है। इस बात का बुरा याओ को लगता है। 5 years बिफोर जब एक एक्सीडेंट में जेलिंग क्रिपल हो गया था, उसके पैर सही से काम नहीं कर रहे थे, तो पिछले 5 सालों से वह नौकरों की तरह उसका ख्याल रख रही होती है और उसने अपनी असली आइडेंटिटी भी उससे छुपा करके रखी हुई थी। उसे ऐसा लगता था कि वो बस एक ऑर्फन है और गरीब है और वो उससे शादी करके उस पर एहसान नहीं कर रहा है। वो बस इस शर्म से उसे शादी करने के लिए हाँ बोला था क्योंकि 5 years तक उसने उसका एक नैनी की तरह ख्याल रखा था। अब याओ सोचती है कि मुझे जब पता चल चुका है कि जेलिंग एक चीटर है तो फिर यहाँ पर मुझे इस बात से सैड होने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। वो सोचती है बस बहुत हो गया, अब वो खुद के लिए जिएगी। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी इस लाइफ में कितने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होने बाकी हैं। वो उस क्लब में एंट्री लेती है, वाइन जेलिंग के ऊपर फेंक देती है और कहती है कि बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। जेलिंग उसे कहता है कि यहाँ आके ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है, मैं और सॉन्ग बस गेम ही तो खेल रहे थे। सॉन्ग भी यही ड्रामा कर रही होती है कि याओ तुम्हें मिसअंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है, हम बस ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेल रहे होते हैं। याओ हंसते हुए कहती है अच्छा ट्रूथ एंड डेयर के गेम में आज तुम किस कर रहे हो, कल तो तुम मुझे इसके बिस्तर में मिलोगी, है ना। जेलिंग इस बात पर गुस्सा आने लगता है और कहता है 7 दिनों बाद हमारी शादी है, ऐसे बिहेव करोगी तो कैसे चलेगा। या उसे कहती है भाड़ में जाओ तुम और वहाँ से निकल जाती है। अब उसके दोस्त कहने लगते हैं कि या उससे इतना ज़्यादा गुस्सा है, उससे जाकर के पेशा करना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट गधे जेलिंग को ऐसा लग रहा होता है कि याओ तो उसे छोड़ करके जाएगी ही नहीं। याओ ने जेलिंग से ब्रेकअप कर लिया था और उसे इस बात की कोई फिक्र ही नहीं थी। वह अपने दोस्तों के आगे अभी भी आगे कंटिन्यू कर रहा होता है। बाहर निकल कर के याओ अपनी मॉम को कॉल करती है। मॉम को बोलती है कि मैं 1 हफ्ते बाद यूरोप आ रही हूँ, फाइनली मैं बाप की कंपनी संभालने के लिए रेडी हूँ। उसकी मॉम काफ़ी खुश हो जाती है। 5 साल पहले याओ ने अपनी आइडेंटिटी और सब कुछ छोड़ करके यहाँ वो जेलिंग का ख्याल रख रही थी क्योंकि उससे प्यार जो हो गया था। यहाँ पर याओ अपना मूड ठीक करने के लिए क्लब के सारे मेल मॉडल को बुलाती है, लेकिन उसे उनमें से कोई भी पसंद नहीं आता है। सामने यहाँ पर उसे भई दिखता है जो कि इस कहानी का हीरो होने के साथ साथ जेलिंग का भाई भी था। वो जेलिंग से छोटा था लेकिन वो दोनों स्टेप ब्रदर हुआ करते, यानी कि दोनों की माया अलग है। अब आप तो समझ ही सकते हो क्या सिचुएशन है। यहाँ पर याओ बई के पास जाती है और कहती है कि मुझे ये मेल मॉडल पसंद आया। वो बई को अपने साथ नाइट स्पेंड करने के लिए बोलती है, बदले में वो उससे अच्छे खासे पैसे देने वाली थी। बई यहाँ पर याओ को देखते ही पहचान जाता है और वह इस तरीके से उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए रेडी हो जाता है। वो उसे होटल के कमरे में लेके जाता है जहाँ पर उसे पता चला था कि याओ ने जेलिन से ब्रेकअप कर लिया है। इसी वजह से उसने उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए हाँ कहा था, अदरवाइज वो तो उसकी होने वाली भाभी होती। वो दोनों यहाँ पर नाइट स्पेंड करते हैं। अगली मॉर्निंग जाने से पहले याओ बई को पैसे ऑफर करती है। वो उसे लॉन्ग टर्म में रिलेशन रखने के लिए कहता है तो वो नंबर शेयर कर लेती है और कहती है कि ठीक है, वैसे भी तुम इतने हैंडसम हो कि एक बार में तुम्हें जाने देने का मन नहीं है। वापस से रोमांस करने के बाद याओ जब वहाँ से निकलती है तो हम लोग देखते हैं कि बे उस पर नजरें रखा हुआ था। कॉरिडोर में जेलिन उससे बात करने के लिए आता है। याओ ने ऐसे जेलिन से ब्रेकअप कर लिया, उसके ऊपर वाइन फेंका। ये बात यहाँ वायरल हो रही होती है। मैं याओ पर गुस्सा कर रहा था और कहते हैं तुम्हारी वजह से सॉन्ग और मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है, तुम चल के सॉन्ग के बारे में क्लेरिफाई करो कि ऐसा कुछ भी नहीं। याओ हंसते हुए कहती है
तुम जा कर के उसे किस कर रहे हो और मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं यहाँ पर जा कर के तुम्हारे मिस्ट्रेस से माफ़ी मांगूँ। ये तो नहीं हो पाएगा। वैसे तो बई याओ का हेल्प करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन वो देखता है कि वही अकेले काफ़ी है इसे संभालने के लिए। सॉन्ग यहाँ पर आती है और जिलिंग को कहने लगती है कि आई नो याओ मुझे गलत समझ रही है, हमारे रिलेशन को गलत समझ रही है, और गिरने की एक्टिंग करने लगती है कि याओ उसे धक्का दे रही है। इस पर याओ को बहुत ही गुस्सा आता है। वो उसके ऐसे टैंट्रम से थक चुकी थी, तो वो खींच करके उसे थप्पड़ लगा दी और साथ ही में जेलिन को भी थप्पड़ लगा दी और कहती है कि बहुत हो गया तुम लोगों का ड्रामा, चलो हटो यहाँ से, इस बकवास के लिए मेरे पास फुर्सत नहीं है। वो वहाँ से निकल चुकी है और वो जेलिन से अब रिवेंज लेने वाली थी। एक एक दर्द का बदला वो लेने वाली थी जो पिछले जन्म में उसने उसे दिया था। इसके बाद बई इस तरीके से यहाँ पर आता है तो जेलिन उसे कहता है तुम कब आए। जेलिन को बई कहता है कि पहली बात कि तुम मेरे ख़ानदान के नाजायज़ बेटे हो, भले ही तुम बड़े हो लेकिन तुम भूल रहे हो कि ये कंपनी मेरी ही होने वाली है, और दूसरी बात तुम अभी जिस कंपनी में काम कर रहे हो तुम वहीं रहना डिज़र्व करते हो, तो अगर मेरी प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोचो तो सोचना भी मत। और हाँ, मैंने सुना था कि तुम्हारी फियांसे तो कोई और है, तो ये दूसरी लड़की के साथ क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर सॉन्ग को पता चलता है कि एक्चुअल में बई इस घर का असली बेटा है। अब उसके मन में लालच आने लगता है। वो ये सोचती है कि भले ही बई काफ़ी लंबे समय से फॉरेन में रहा, लेकिन एट द एंड तो फैमिली की प्रॉपर्टी उसे ही मिलने वाली है ना। वो अब जेलिन को छोड़ करके बई को पटाने का प्लान कर रही थी। मैं उसे कहता है कल रात के सर्विस के बाद ना मैं बहुत थक चुका हूँ, तो फिलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ आराम करने के लिए। जिलिन को नहीं पता था कि जिस लड़की के चक्कर में वो याओ जैसे लड़की को छोड़ रहा है वो खुद भी उसे चीट करने का प्लान करे। इनफैक्ट जब वो 5 साल पहले क्रिपल हुआ था, इसी वजह से सॉन्ग उसे छोड़ करके चली गई थी क्योंकि वो उसे किसी काम का नहीं लग रहा था। याओ अपने ऑफिस जाती है। ये ऑफिस के दूसरे ब्रांच में काम किया करती थी। इसी कंपनी के दूसरे ब्रांच में जिलिन बहुत ही अच्छे पोजीशन पर यानी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहा था। सारे लोग यहाँ पर सॉन्ग और याओ के बारे में बात कर रहे थे। सॉन्ग ने इस कंपनी में नया ज्वाइन किया हुआ था। सबको पता था कि जेलिन सॉन्ग में इंटरेस्टेड है। सबको ऐसा लगता था कि याओ जेलिन और सॉन्ग के बीच में आने का कोशिश कर रही है। सॉन्ग यहाँ पर आती है, वो बकवास करने लगती है कि कल रात तो जेलिन मुझे जाने ही नहीं दे रहा था, बेड पे वो बार बार मेरे साथ रोमांस कर रहा था। याओ इन बातों को रिकॉर्ड कर लेती है। यहाँ पे मैनेजर आता है और बोलता है बई फैमिली का असली वारिस चाइना में वापस आ चुका है और जो भी तुम लोगों में से उसका इंटरव्यू लेकर के आएगा वो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेगा, चेयरमैन के तौर पर काम करेगा। जेलिन एक्चुअल में सॉन्ग और याओ दोनों ही ये चीज़ सोच रहे होते हैं। यहाँ दिमाग लगा रही थी कि वो इस इंसान से कैसे मिले, और सॉन्ग को तो बस जिलिन को ये बात बताना होता है और उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। तो वो यही सोच रहे होते कि इस बार भी जिलिन उसका इस तरीके से हेल्प करने वाला है। दूसरी तरफ बई को पता चलता है कि याओ की कंपनी की तरफ से इंटरव्यू के लिए बात चल रहा है। तो वैसे तो वो कहीं इंटरव्यू दिया नहीं करता था, लेकिन यहाँ पर जब उसे पता चलता है कि याओ इंटरव्यू लेने वाली है तो फिर वो मान जाता है। इधर हम लोग देखते हैं कि जेलिन सेम नेकलेस सॉन्ग को ऑफर करता है जो कि उसकी तरफ से उसका इंगेजमेंट गिफ्ट हुआ करता था। अब याओ ये देख करके शौक हो जाती है, उसे थोड़ा सा बुरा लगता है। फिर सोचती छोड़ो यार, जब उसने उस बंदे को ही छोड़ दिया तो फिर इस इंगेजमेंट गिफ्ट के चक्कर में उसे क्यों ही हर्ट हो रहा है। वैसे भी ऐसा थोड़ी है कि ऐसा नेकलेस वो अपने पैसों से खरीद नहीं सकती है। वो इस बात को लेकर के बिल्कुल भी सैड नहीं होती है और वो उसे अपने साथ पार्टी में ले जाने की तैयारी कर रहा होता है। दूसरी तरफ याओ क्लब चली जाती है जहाँ पर कि वो बहुत ही सैड थी उसके ऐसे बिहेवियर की वजह से, और फिर वो वहाँ पर कुछ गुंडे लोग उसे इस तरीके से परेशान कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर बई उसे सेव करने के लिए आ जाता है और उन गुंडे लोगों से उसे बचाता है और पूछ रहा होता है कि आखिरकार वो क्यों सैड है, क्या हो गया, सब कुछ ठीक तो है ना। यहाँ पर वापस से बई को जाने नहीं देती और कहती है कि जब तुम आ ही गए हो तो फिर जाने की क्या ज़रूरत है। वो दोनों वापस से वहाँ पर रोमांस करते हैं। अब वो जब अगली सुबह जगती है तो थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि यार ये लड़की क्या कर रही है, इट मीन्स कि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मुझे इस तरीके से बिहेवियर नहीं करना चाहिए ना। मैं वापस से यहाँ पर बई के साथ इंटीमेट हुई, वो कंफ्यूज थी। बे उसे कहता है कि क्यों ना तुमने मुझे कांटेक्ट नहीं किया, तुमने तो कहा था कि तुम लॉन्ग रिलेशनशिप बनाने वाले हो। वो कहती है जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं ऑलरेडी किसी और से एंगेज हूँ, हम बस कभी कभी ही मिल पाएंगे। बे सोचता है कि वो जल्दी ही अपनी आइडेंटिटी याओ को रिवील करने वाला है।
अगले दिन अपने उस नेकलेस को सॉन्ग ऑफिस में शो ऑफ कर रही थी। सब उसकी काफ़ी बड़ाई कर रहे थे। जिलेन उसे कितना ज़्यादा मानता है, आने वाले समय में वो उससे शादी करेगा। वो याओ को शो ऑफ कर रही होती है, याओ इन बातों को ध्यान ही नहीं दे रही थी। तभी हम लोग देखते हैं कि एक ऑनलाइन डिलीवरी बॉय वहाँ पर आता है और यान को वैसा ही सेम नेकलेस और उस पार्टी का इनविटेशन देता है जहाँ पर कि सॉन्ग सोच रहे थे। जिलेन ने तो बताया नहीं कि वो याओ को वही नेकलेस देने वाला है, लेकिन वो सेम नेकलेस ऐसे कैसे दे सकता है। इस नेकलेस का इंपॉर्टेंस अभी एक्चुअल में किसी को नहीं पता था। यह सोचती है बेहतर होगा कि वो उस पार्टी में जाए। वैसे भी इनविटेशन मिला है तो वो देखना चाह रही थी उसे इनविटेशन दिया किसने था। सब यहाँ पर ऑफिस में बात कर रहे थे कि ज़रूरी यहाँ पर याओ ने सॉन्ग से जेलस होकर के नकली नेकलेस मंगा लिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये नेकलेस एक्चुअल में बेई ने याओ के लिए स्पेशली भेजा था और ऐसा होने से याओ की इमेज थोड़ी सी यहाँ पर कंपनी में बढ़ जाती है। सॉन्ग को काफ़ी जेलस होने लगता है कि अब भी इस तरीके से जिलिंग याओ के पीछे ही पड़ा है। उसका प्लान तो फेल हो रहा था अमीर बनने का। अगले सीन में याओ उस पार्टी के लिए जाती है, तभी वहाँ पर जिलिंग सॉन्ग को भी लेकर के आता है। वो याओ को यहाँ पर देख करके कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हें इस पार्टी का इनविटेशन दिया नहीं, तो तुम यहाँ कर क्या रही हो? किसने तुम्हें यह पार्टी का इनविटेशन दिया है, या तुम फेक पार्टी का इनविटेशन लेकर के आए हो? वो उसे कहती है पहले तो तुम मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे जब तुम्हें पता है कि ये तुम्हारी ही घर की पार्टी है, तुम्हारे भाई के लिए पार्टी बताया गया है, और यहाँ पर इस तरीके से तुम मेरी जगह किसी और मिस्ट्रेस को लेकर के आए हो, तुम्हें नहीं लगता है कि घर वाले यहाँ पर तुम्हें क्या कहेंगे? वो कह रहा होता कि बस मेरी फीमेल कंपेनियन है, कुछ नहीं। यहाँ पर पार्टी में बेई भी आया हुआ था। वो याओ के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए सोच रहा था, इसी वजह से उसने उसे इनविटेशन दिया था। जिलिंग गार्ड्स को बोलता है याओ को वहाँ से लेकर के जाने के लिए, लेकिन तभी बेई उसका हेल्प करने के लिए आ जाता है। याओ को लगता है कि बेई तो बस एक मेल मॉडल है, वो यहाँ के कर रहा है, उसे वहाँ से चलने के लिए बोलती है। लेकिन गार्ड लोग उसे लिटिल प्रिंस करके बुलाते हैं तो याओ शौक हो जाती है और समझ जाती है कि एक्चुअल में जिलिंग का वो छोटा भाई जो कि पब्लिक अपीयरेंस नहीं किया करता था, वो कोई और नहीं बेई ही है। अब वो सोचने लगती है कि वो बेई को एक मेल मॉडल समझ करके ट्रीट की है, और यहाँ पर इस तरीके से बेई इसका छोटा भाई निकला और वो उसके साथ नाइट स्पेंड कर लिया और उसने तो कांड ही कर दिया। जिलिन कहने लगता है कि तुम याओ को कैसे जानते हो और तुम इसे पार्टी में चलने के लिए कैसे कह सकते हो? बेई कहता है फर्स्ट थिंग कि ये मेरी पार्टी है और मुझे जिसकी मर्जी होगी मैं ले करके जाऊँगा, एंड सेकेंड थिंग ये तो सिस्टर इन लॉ है ना, तुम्हें ने तो कहा था ना कि तुम याओ से शादी करने वाले हो, तुम खुद किसी और लड़की को लेकर के आए हो, और मैं अगर याओ को लेकर के जा रहा हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है। अब इस बात पर जिलिन कुछ कह नहीं सक रहा होता है और इस तरीके से बेई याओ को पार्टी में लेकर के जाता है। याओ कंफ्यूज कि वो करे तो क्या करे यार, वो दोनों साइड से फंस गई थी। और यहाँ पर सॉन्ग मन में सोचती है कि याओ ने लगता है बेई को पटा लिया है, मुझे तो जिलिन को ही पटा करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करूँगी तो फिर एक और अमीर बंदा हाथ से निकल जाएगा ना, और उससे तो बस अमीर होना था, वो एक गोल्ड डिगर थी। वो लोग सब पार्टी में अंदर जाते हैं जहाँ पर कि सारे लोग आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं कि भाई इतना ज़्यादा याओ को फेवर कर रहा है, और यहाँ पर ये सुन करके जिलिन को गुस्सा आने लगता है और वो सोच रहा होता है कि याओ और बेई का ज़रूर ही कोई ना कोई अफेयर तो चल रहा है। बेई को तो इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन जिलिन जानबूझ करके जा करके याओ का इंसल्ट करने लगता है और कहता है तुम इस सॉन्ग से इतना जलस हो रहा था कि तुम उसी की तरफ फेक नेकलेस बनवा के ले करके आ गई हो उसका इंसल्ट करने के लिए। मैं यहाँ पर बस उसे अपनी फीमेल कंपेनियन बना के लेके आया हूँ, वो मेरी फ्रेंड है और वो यहाँ वापस आई है तो उसे हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं बस उसका मदद कर रहा हूँ, तो मैं इतना ड्रामा करना ज़रूरी है क्या? वो कहती है अच्छा ड्रामा मैं कर रही हूँ, चीट करो तुम रिलेशनशिप में और ड्रामा मैं कर रही हूँ। वह यहाँ पे याओ के सपोर्ट में आता है और इस तरीके से जिलिन जब यहाँ पर तमाशा कर रहा था सबके सामने कि तुम यहाँ पर नकली नेकलेस पहन करके आई हो, तो जिलिन यहाँ पर कहता है अच्छा तो तुम इस बात का प्रूफ दो कि जो नेकलेस यहाँ पर याओ के पास है वो नकली है। अब जिलिन तो कंफर्म था क्योंकि यहाँ पर कुछ साल पहले ही बेई ने अपना ये मॉम का अंतिम निशानी थी वो नेकलेस, और इस तरीके से उसने घर में यहाँ पर छोड़ा हुआ था, तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसने उस मिस्ट्रेस को दे दिया है। अब यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा करने लगा था और उसने उसे वो नेकलेस छीन लिया था। उसे लगने लगता है कि कहीं वो नेकलेस वापस से याओ के पास तो नहीं पहुँच गया ना।
यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो प्रूफ कर देता है याओ के पास जो नेकलेस है वो एक्चुअल में असली है। वो भी इस बात को लेकर शॉक हो जाता है। ये उसकी मॉम की अंतिम निशानी थी। याओ को पता चलता है कि 1 साल पहले एक्चुअल में बेई ने वो नेकलेस याओ के लिए ही भेजा था। वो उसे अपनी सिस्टर इन लॉ बना करके उस समय वो भेज रहा होता है नेकलेस, लेकिन यहाँ पर अब वो उसकी एक तरीके से हिडन गर्लफ्रेंड थी। जब यहाँ पर सबके सामने ये बात प्रूफ हो जाता है कि एक्चुअल में जो नेकलेस याओ के पास है वही असली है, सॉन्ग के पास वाला नेकलेस नकली है, तो फिर वो पार्टी में जब उसका इंसल्ट होने लगता है तो वो गुस्सा करके वहाँ से ही चली जाती है। सारे आपस में गॉसिप कर रहे थे कि सॉन्ग लगता है सच में एक मिस्ट्रेस है, वो जेलिंग और याओ के रिलेशनशिप को ख़राब कर रही होती है। उनके जाने के बाद बेई याओ से बात करने के लिए आता है। याओ उसे सॉरी कहते हुए कहती है कि सॉरी, मुझे एक्चुअल में नहीं पता था कि तुम यंग मास्टर हो, वरना मैं तुम्हें मेल मॉडल की तरह कभी ट्रीट नहीं करती। बेई कहता है तो तुम मुझे एक मेल मॉडल ही समझ सकती हो, तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। एक बार को तो यान सोचती है कि क्यों ना अगर बेई उसमें जब तक इंटरेस्टेड है वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाए, क्योंकि यहाँ पर बेई ऑब्वियस सी बात है जिलिन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो उसे रिवेंज लेने में उसका हेल्प कर सकता है। फिर वो सोचते हैं कि नहीं, ये गलत होगा, वो जिलिन की तरह नहीं हो सकती, वो यहाँ पर बेई के इमोशन का फ़ायदा नहीं उठा सकती। वो उसका नेकलेस उसे लौटाते हुए कहती है कि आई नो कि ये नेकलेस तुम्हारी मॉम की निशानी है और मैं यहाँ पर इस तरीके से इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकती। बेहतर होगा कि ये नेकलेस तुम वापस रख लो, तुम्हारी मॉम की निशानी है, इसे तुम ही संभालो। वो उसे कहता है बट मैं तुम्हें जाने देना नहीं चाहता। याओ से कहती तुम्हें पता है कि अगले कुछ दिनों में मेरी शादी होने वाली है बेई से, बेहतर होगा हम हमारे रिलेशनशिप को यहीं एंड करें। तो लेकिन बेई उसे भला कहाँ ही जाने देने वाला था। बचपन में याओ ने बेई को मोटिवेट किया था जिंदा रहने के लिए। बेई की मॉम के गुजरने के बाद यहाँ पर वो मोटिवेशन नहीं ढूंढ रहा था, तो याओ ने ही उसे संभाला था। उसने उसे अपना ब्रेसलेट दिया था, लेकिन याओ को ये बात याद नहीं है। बेई फ़िलहाल उसे ये बात याद नहीं दिलाता है। वो चाहता था कि वो अपनी मर्ज़ी से उसके पास आए और उससे प्यार करे, लेकिन यहाँ पर याओ उसकी फीलिंग के साथ खेल नहीं सकती थी। इसी वजह से वो उससे कहती है बेहतर होगा कि तुम आराम करो, जा कर के अपने फीलिंग को समझो। मुझे नहीं लगता है कि ये हम दोनों के लिए सही होने वाला है। दूसरी तरफ जिलिंग सॉन्ग को मनाने के लिए जाता है। वो कहती है याओ कितनी लकी है, तुम उससे इतना प्यार करते हो फिर भी वो तुम्हारी कदर नहीं करती, काश तुम पूरी तरीके से मेरे होते हैं। जिलिन भी कहता है कि याओ कितनी ड्रामेबाज है, उसे इतना तमाशा नहीं करना चाहिए था पार्टी में, काश वो तुम्हारी तरह इतनी सेंसिबल और अच्छी होती, काश मैं तुमसे शादी कर पाता। वो जब ये बात सुनती है तो उसे ऐसा लगता है कि अब भी उसका चांस है। वो उसे कहती है तो तुमने अभी तक याओ से शादी नहीं किया है, तो मुझसे शादी तो कर ही सकते हो। वो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकते। तुम्हें पता है कि हमारे ग्रुप में सबको पता है पिछले 4 सालों से किस तरीके से याओ ने मेरा ख्याल रखा, अगर मैं अब उसे छोड़ करके तुमसे शादी करूँगा तो फिर मुझे भी लोग काफ़ी भला बुरा बोलेंगे, इसी वजह से मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। सॉन्ग सोच रही होती है कि मुझे तो इसकी मिसेज का ही पोजीशन चाहिए, वरना फिर मैं इसकी मिस्ट्रेस बन के रह के क्या करूँगी, किसी अमीर के पीछे नहीं जाऊँगी, क्या इसके पीछे भला टाइम पास करने का क्या फ़ायदा है। दूसरी तरफ बेई और याओ कुछ दिन अपने रिलेशनशिप में रहने का डिसाइड करते हैं। वो उसे कहता है कि एक्चुअल में मैं मेरे भाई की तरह नहीं हूँ, तुम एक बार मेरी गर्लफ्रेंड बन के देखो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। वो उसे कहती है ठीक है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें मुझे इंटरव्यू देना होगा। तो वो मान जाता है। वो उसे कार में लेकर के जाता है जहाँ पर कि जेलिंग याओ और बेई को साथ में देख लेता है। उसे काफ़ी जेलस होने लगता है। वो उसे फॉलो करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर उसकी कार को पकड़ नहीं पाता। काफ़ी कॉल करने के बाद भी जब याओ फ़ोन नहीं उठाती है तो उसे काफ़ी जेलस होने लगता है। सॉन्ग से कहती है लगता है कि वो तुम्हें चीट कर रही है। इस बात पर जेलिंग भड़क जाता है कि पिछले 5 सालों से वो मुझसे प्यार करती है, मुझे धोखा कैसे दे सकती है, ज़रूर ही कुछ गलतफहमी हुआ है और मुझे इस चीज़ को क्लियर करना है। वो सॉन्ग को घर जाने के लिए कहता है और याओ को ढूंढते हुए घर पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि याओ यहाँ पर है नहीं। तो वो सोचता है कि शायद वो अपने फ्लैट पर होगी, तो दिमाग लगाते हुए उसे वहाँ ढूंढने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ याओ यहाँ पर बेई का इंटरव्यू ले रही होती है। अगर वो इंटरव्यू सबमिट कर दे कंपनी में तो अब इससे बात है कि कंपनी का चीफ मैनेजर का पोजीशन तो उसे ही मिलने वाला है।
तो यहाँ पर बे उसे इंटरव्यू देता है और इसके बाद वो दोनों साथ में रोमांस भी करते हैं। एक तरफ ये दोनों का रोमांस चल रहा होता है और दूसरी तरफ जिलिन याओ को ढूंढने के लिए इधर आ रहा था। उसे घर के पासवर्ड्स वगैरह भी पता थे, तो वो सीधे ही घर में एंटर करता है, लेकिन उसे वहाँ पर बे नहीं मिलता है, केवल याओ मिलती है। तो वो उससे पूछने लगता है कि उसका बे के साथ क्या रिलेशन है, मैंने तुम्हें उसके साथ जाते हुए देखा था। वो कहती है एक्चुअली वो बे नहीं था, वो कोई और था, कोई हॉट सा बंदा था जिसके साथ मैं तुम्हारी तरह ही ट्रूथ एंड डेयर गेम खेल रही थी और मैंने उसे सिर्फ एक कैसे तो किया, इसमें इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है। वो उसे गुस्सा करके बुली करने लगता है, लेकिन तभी बे याओ को सेव करने के लिए आ जाता है। अब जिलिन भड़क जाता है कि तुम इतनी रात को इसके घर क्या कर रहे हो। वो उसे कहता है मैं इसे कंपनी के लिए इंटरव्यू देने के लिए आया हुआ था। उसे इंटरव्यू के बारे में याद आता है। वो याओ को कहता है कि देखो ऐसा है, तुम मुझे इंटरव्यू के पेपर दे दो तो फिर मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तुमने जो आज पार्टी में तमाशा किया उस हिसाब से तो तुम्हें सॉन्ग के आगे नील डाउन करके माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन तुम अगर इंटरव्यू के पेपर्स मुझे दे दोगी तो फिर मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। वो इतनी आसानी से जिलिन को जाने नहीं देने वाली थी, इसी वजह से वो उसे वो पेपर्स दे देती है। भाई रोक रहा होता बट उसे कहती है मुझ पर भरोसा करो। अब जिलिन वो पेपर ले लेता है और बई को अपने साथ चलने के लिए कहता है। बाहर जाने पे वो याओ से उसे दूर ही रहने के लिए कहता है। वो कहता है अभी तक तुम उसके हस्बैंड बने नहीं हो, जिस दिन हस्बैंड बन जाओगे उस दिन मुझसे बात करने आना। जिलिन को बहुत गुस्सा आता है बट वो कुछ बोलता नहीं है। फिर वो बई को सॉन्ग को कॉल करता है और बोलता है इंटरव्यू का पेपर मैं लेकर के आ रहा हूँ। इंटरव्यू के फाइल उसे वो देता है, जिसे देख करके वो बहुत ही खुश हो जाती है और कहने लगती है कि तुम कितने अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। वो उसे कहता है चलो ठीक है, जा कर के अपना तुम जो भी कल का काम है उसका तैयारी करो। इसके बाद अगले दिन यहाँ पर बात होता है कि किसने यहाँ पर बे का इंटरव्यू लिया है। तो सॉन्ग यहाँ पर अपने पेपर दिखाते हुए बॉस को कहती है कि मैंने। बॉस उसका बड़ाई करने लगता है, लेकिन फाइल ओपन करते ही फाइल बिल्कुल प्लेन था, तो वो भड़क जाता है। यहाँ पर याओ अपने पेपर बॉस को देते हुए कहती है एक्चुअल में बे का इंटरव्यू मैंने लिया है और ये रहा उसका मैन्युस्क्रिप्ट। बॉस ये देख के काफ़ी खुश हो जाता है। याओ कहती है तो शर्त के हिसाब से अब इस तरीके से चीफ मैनेजर का पोजीशन तो मेरा हुआ ना। वो कहता हाँ हाँ क्यों नहीं, वो कल चीफ मैनेजर का पोजीशन ऐसे लेने वाली थी, आज प्रोसीजर वगैरह पूरा करना था। सॉन्ग कहती है कि ये पेपर मेरे हैं। तो वो कहती है अच्छा तो तुमने यहाँ पर उसे क्या सवाल किए हैं, एक भी सवाल तुम बता दो तो मैं मान जाऊँगी कि तुम्हारे हैं। सॉन्ग के पास कोई आंसर नहीं था क्योंकि उसने तो इंटरव्यू लिया नहीं था, तो भला वो क्या ही बोलती, वो चुप ही हो जाती है। बॉस उस पर थोड़ा भड़क जाता है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस तरीके से झूठ बोलने वाली हो। वो गुस्से में आकर के यहाँ पर जाकर के जिलिन को कंप्लेन कर देती है और कहती है कि देखो ना यहाँ पर इस तरीके से वो मेरे बारे में ऐसे ऐसे कर रही है और मुझे फंसा रही है। यहाँ पर याओ खुश थी कि चलो कम से कम उसे यहाँ पर अपना मैनेजर का पोजीशन तो मिल रहा है, लेकिन उसका सपना अभी टूटने वाला था। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पर सॉन्ग जिलिन को कंप्लेन करती है तो वो चीफ मैनेजर का पोजीशन उसे मिल जाता है। इस बात पर याओ भड़क जाती है और कहती है इंटरव्यू मैं लेकर के आई हूँ तो इसे ये क्यों मिल रहा है। मैनेजर कहने लगता है कि यहाँ पर क्योंकि ये काम जिलिन ने कहा है, वो इस कंपनी का इतना बड़ा वाइस प्रेसिडेंट है, तो और भी ऐसी बात है कि मुझे इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी ना। इस बात पर यह भड़क जाती है और कहती है तुम मेरे फियांसे हो और मुझे छोड़ करके तुम यहाँ पर इस तरीके से लगे हुए इस लड़की को प्लीज़ करने में। चलो ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं इस कंपनी से रिज़ाइन करती हूँ। ये कहते हुए वो कंपनी से रिज़ाइन कर देती है। जिलिन उसे बात करने जाने सोच रहा था, लेकिन जो वो सॉन्ग थी ना उसे रोक देती है और कहने लगती है कि छोड़ो उसे, मैं उसे समझा लूँगी, वो थोड़ा सा सिर्फ गुस्सा है, उसे शांत होने का मौका दो। हाँ तुम किसी से उसकी जॉब छीन रही हो और यहाँ पर वो गुस्सा भी ना करे। खैर जो भी हो, किसी को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बट किसी को ये नहीं पता था कि जिलिन एक्चुअल में कितनी बड़ी कंपनी की खुद ही ऑनर है। वो तो उसने यहाँ पर जिलिन से अपनी आइडेंटिटी छुपा करके रखी हुई थी, इसी वजह से वो यहाँ पर काम कर रही थी। वो कंपनी से बाहर निकलती है तो याओ उसे लेने के लिए आया हुआ था। वो उसे अपने साथ लंच पर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि याओ जब बई को बताती है कि किस तरीके से जिलिन ने उसे जॉब से निकलने पर मजबूर कर दिया, तो बहुत ही गुस्सा करके उसके हेल्प करने का कोशिश करता है, बट वो उसे कहती है कि नहीं ये मेरी प्रॉब्लम है और मैं खुद ही सॉल्व कर लूँगी। दूसरी तरफ यहाँ पर जिलिन का सेक्रेटरी से कह रहा था कि आपने प्रेसिडेंट से बिना पूछे इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और वो आपसे गुस्सा भी सकते हैं। वो उसे कहता है कि वो इंसान मुझ पर इतना भरोसा करता है,
और यहाँ पर मुझे ही इस तरीके से कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, हम कभी मिले भी नहीं हैं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि उससे मेरे डिसीजन पर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो उसे कहता है ठीक है भाई, अब जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन तभी उसे कॉल आता है कि चेयरमैन यहाँ पर उससे मतलब मेन प्रेसिडेंट कंपनी को उससे मिलने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उसने इस तरीके से कांड किया है। यहाँ पर याओ आ रही है और वो यहाँ पर अपने सेक्रेटरी के साथ लेकर के आए हुए थे। अब जिलिन को लगता है कि जो उसकी सेक्रेटरी है एक्चुअल में वही यहाँ पर इस तरीके से मेन ये है और वही इन चीज़ों को हैंडल आउट करती होगी। तो वैसे कह रहा होता है कि अरे अरे फाइनली हम लोगों को मिलने का मौका मिल गया। इस बात पर वो भड़कते हुए कहती है कि यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इजाज़त के बगैर इस तरीके से सॉन्ग को उस कंपनी के चेयरमैन बनाने के लिए। वो गुस्से में उसे भी जॉब से निकाल देती है और कहती है कि यही तुम्हारी पनिशमेंट है और तुम्हें कहीं जॉब भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैंने तुम्हें जॉब से निकाला है। अब यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि यार इस चक्कर में तो मेरा जॉब ही चला गया, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। उसके पास फ़िलहाल कोई और ऑप्शन था नहीं, उसे समझ नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर जब याओ वहाँ से निकलती है तो जिलिन उससे बात करने के लिए आता है। वैसे कहता है कि तुम अपनी जेलसी की वजह से मुझे ऐसे जॉब से निकलवा दी। वो कहता है कि जा कर के तुम मैनेजर को बोलो कि मुझे वापस से जॉब पर रख ले। वो हंसते हुए कहती है मैंने ही तुम्हें जॉब से निकलवाया और मैं ही तुम्हें जॉब पर रखूँ, इतने पे मेरे बुरे दिन नहीं आए हैं। तुम्हें तो अपनी गर्लफ्रेंड को सपोर्ट करना था ना, तो जाओ, अब तो तुम्हारा भी जॉब गया हाथ से। जिलिन काफ़ी गुस्सा ही कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर सॉन्ग भी आ जाती है, उसे भी कंपनी के प्रेसिडेंट के मतलब चेयरमैन के पोजीशन से निकाल दिया गया था। अब वो दोनों ही यहाँ पे नल्ले पड़े हुए थे। याओ हंसते हुए कह रही है अब दोनों ही बेरोजगार प्रेमी एक दूसरे को संभालते रहो, मुझे इस बात से अब कोई मतलब ही नहीं है। और इस तरीके से फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर भी यहाँ पर सॉन्ग जिलिन को ही फिक्र दिखा रही होती है। इधर बही को भी पता चलता है कि इस तरीके से कुछ ही दिनों में मतलब कल वो जॉब छोड़ी और आज इस तरीके से जिलिन और सॉन्ग दोनों को ही जॉब से निकाल दिया गया। अब उसे लगता है कि याओ केवल कोई और फिर नहीं है। वो अपने सेक्रेटरी को उसके बारे में पता लगाने के लिए बोलता है और कहता है पता लगाओ आखिरकार उसकी क्या ये आइडेंटिटी है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि याओ बही से मिलने के लिए जाती है। वो उसे गुड न्यूज़ देती है। वो उसे कहता है मुझे तो लगा कि शायद मैं तुम्हारा हेल्प करने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें तो मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। याओ इसे किस करते हुए कहती है तो क्यों ना तुम मुझे किसी और काम में हेल्प करो, डोंट यू थिंक ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। आफ्टर दैट वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। बही याओ के साथ खुश था बट उसे उसके बारे में अब सब कुछ जानना था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो जिलिन होता है उसके लिए उसने सब कुछ अरेंज किया था। क्लब में वो बैचलर पार्टी करने वाला था, उसने हिडन कैमराज यहाँ लगाए हुए थे। सॉन्ग ने जिलिन को अपना बनाने के लिए उसके ड्रिंक को टैम्पर्ड कर दिया था। वो उससे शादी करना चाहती थी और वो दवा के नशे में यहाँ पर सॉन्ग के साथ इंटीमेट होता है। इस कमरे में बहुत सारे हिडन कैमरास लगे हुए थे तो उसके थ्रू वो वीडियोज याओ को मिल जाता है। कल जिलिन और याओ की शादी होने वाली थी तो वो इन वीडियोज़ का उस शादी वाले वेन्यू पर इस्तेमाल करने वाली थी। वो यहाँ पर बही को थैंक्स बोलती है उसका हेल्प करने के लिए, क्योंकि ये क्लब उसी का था और उसी ने बोल करके बही के थ्रू उस कमरे में बहुत सारे हिडन कैमराज लगवाए थे। कुछ देर बाद जब जिलिन को होश आता है तो वो देखता है कि वो सॉन्ग के साथ इंटीमेट हो चुका है। सॉन्ग उसे कहती है कि तुम मुझे जाने ही नहीं दे रहे थे तो मैं क्या करती। जिलिन उसे 1 मिलियन देते हुए अपना मुँह बंद रखने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हें पता है याओ के साथ मेरी शादी होने वाली है और मैं ये बात कभी भी बाहर नहीं आने दे सकता हूँ। वो सोच रहे थे कि इतना करने के बावजूद भी यहाँ पर उसे उसी से शादी करना है। कहीं ना कहीं उसे अपनी औकात तो पता चल रही थी, लेकिन भला वो कर भी क्या सकती थी। और इस तरीके से जिलिन को वो कहती है कि मैं बस याओ की ब्राइड्समेड बनना चाहती हूँ, यानी कि मैं रिंग उसे डिलीवर करना चाहती हूँ ताकि कम से कम मैं जिस इंसान से प्यार करती हूँ उसे शादी नहीं कर सकी तो उसे शादी करके खुश होते हुए तो देख लूँ। अब वो यहाँ पर इमोशनल हो जाता है। ओ ये कितनी अच्छी है बेटा, ये तुम्हारी ले रही है और तुम्हें पता भी नहीं है। खैर अगले दिन यहाँ पर याओ अपने शादी के ड्रेसेस लेने के लिए जाने वाली थी, जहाँ पर कि इस तरीके से जिलिन भी आता और वो सॉन्ग के साथ वहाँ गया हुआ था। वो कह रही थी मैं बस इसे ट्राई करके देखना चाहती हूँ, इस शादी का ड्रेस कितना खूबसूरत है। जिद करने पर वो उसे मना नहीं कर पाता है और ओके कह देता है। जैसे ही यहाँ पर सॉन्ग वो ड्रेस पहन करके आती है तो उसी शॉप में यहाँ पर
आ जाती है याओ भी और कहने लगती है, ओह तो मतलब कि कल हमारी शादी होने वाली है और आज तुम मेरे शादी का ड्रेस अपनी मिस्ट्रेस को पहना करके दिखा रहे हो। वो उसे कहने लगता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। वह हंसते हुए कहती है, मतलब मैं गलत समझ रही हूँ? यहाँ पर तुम मेरे सामने अपनी मिस्ट्रेस को यहाँ लेके आए हो, मेरा ड्रेस उसे दे रहे हो पहनने के लिए और मैं गलत समझ रही हूँ। खैर हम मुझे ये ड्रेस नहीं चाहिए, ये कचरा मैं नहीं रखने वाली। तभी उस शॉप में यहाँ पर बई आता है। उसे देख करके जिलिन कहने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ ने जिलिन को कहा था, बई को कहा था कि कल शादी वाले वेन्यू से वो उसे उठा के लेके जाएगा। वो जिलिन से शादी नहीं करने वाली, तो वो खुश होकर के ओके बोल देता है। यहाँ आते ही जिलिन के पूछने पर कि वो यहाँ क्या कर रहा है, वो उसे बोलता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए शादी का ड्रेस पसंद करने के लिए आया था। जिलिन को डाउट होने लगता है कि कहीं वो याओ के साथ तो नहीं है। वो वैसे कहता है, अब मेरी गर्लफ्रेंड तो यहाँ आई नहीं है, याओ क्यों ना तुम यहाँ पर ये ड्रेस ज़रा ट्राई करके दिखाओ, क्या ये तुम्हारे फिटिंग में आता है या नहीं। उसने पहले ही याओ के लिए ड्रेस को कस्टमाइज़ करा करके रखा हुआ था। याओ के लिए जब वो खूबसूरत से ड्रेस लेकर के आया जाता तो वो बहुत ही प्रिटी था, उसमें बहुत सारे डायमंड लगे हुए थे। याओ भी उस ड्रेस को देख करके एक बार को इम्प्रेस हो जाती है। जोंग देख करके सोच रही होती है कि अगर वो भाई की गर्लफ्रेंड होती तो ये डायमंड वाला ड्रेस उसे मिलने वाला था, क्योंकि वो ड्रेस एक्चुअल में बहुत ही खूबसूरत था। और फिर यहाँ वो ड्रेस पहनने के लिए चली जाती है। जब वो ये ड्रेस पहन करके आती है तो वो उस ड्रेस में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी और सब उसकी देख के काफ़ी बड़ाई कर रहे थे। हेल्पर को लगता है कि शायद बई और याओ ही कपल है, तो वो उनकी काफ़ी बड़ाई करने लगते हैं। गुस्से में आकर के जिलिंग उसे जॉब से फायर करने के लिए बोलने लगता है कि वाह याओ मेरी वाइफ है, तो वो उससे माफ़ी मांगने लगती है। लेकिन बे उसे कहता है कि भाई इसमें भड़कने वाली क्या बात है, इसकी सिर्फ इतनी ही तो गलती है। उसे थोड़े बहुत हेल्पर को पैसे दे करके वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है ये मेंटल कंपनसेशन के लिए तुम्हारे, और तुम्हें यहाँ पर जॉब से कोई नहीं निकालने वाला। वो थैंक यू बोल करके वहाँ से खिसक लेती है। जिलिंग अब भी इसी गलतफहमी में था कि कल याओ से सच में शादी करने वाली है। अगले दिन वो दोनों वापस से शादी के वेन्यू पर मिलने वाले थे, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से पिछली बार की तरह सॉन्ग याओ की शादी ख़राब करने के लिए कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शादी इतनी आसानी से मैं होने दूंगी। वो गिरने की एक्टिंग करती है। याओ को तो पता था, तो वो उसे रोक लेती है और कहती है, सोचो खुद को बेचने के बाद भी तुम सिर्फ मेरी ब्राइडमेड ही बन पा रही हो, तुम्हारी क्या औकात है जिलिंग के लाइफ में। ये कहते हुए उसे गिरने से रोकती है और शादी के वेन्यू के लिए आगे चली जाती है। जैसे ही यहाँ पर शादी का रिचुअल्स स्टार्ट होते हैं, जिलिंग से पूछा जाता है कि क्या वो याओ से शादी करना चाहता है, तो वो हाँ कहता है। लेकिन जब याओ से पूछा जाता है तो वो कहती है, नहीं, मैं एक चीटर के साथ कभी शादी नहीं कर सकती जो कि शादी से पहले ही मुझे चीट कर रहा है। जिलिंग शौक हो जाता है और कहता है, क्या बकवास कर रही हो। याओ उसके और सॉन्ग के रोमांस करने वाले वीडियो पूरे वेन्यू में चलवा देती है और कहती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरा बंदा यहाँ पर अपनी फर्स्ट लव के साथ कुछ ज़्यादा ही मेल मिलाप कर रहा है। दैट्स ऑब्वियस कि मैं ऐसे एक चीटर के साथ तो नहीं रह सकती ना, मैं ये रिश्ता यहीं पर तोड़ती हूँ। इस बात पर जिलिंग भड़क जाता है और कहने लगता है कि कल रात मुझसे गलती हुई, मैं बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था और मैंने सॉन्ग को तुम्हें समझ लिया था, इस वजह से मैं इंटीमेट हुई थी। यह हंसते हुए कहती है, ओह और ये कितनी बार तुम समझ चुके हो अब तक सॉन्ग को। मैं जिलिंग उसे कहता है कि कल सिर्फ हमारा फर्स्ट टाइम था और मैंने इससे पहले कभी उसके साथ इंटीमेट नहीं हुआ। याओ कहती है, लेकिन मैं एक चीटर के साथ नहीं रह सकती। भाई यहाँ पे याओ के सपोर्ट में आता है और उसे कहता है कि याओ आज से मेरी गर्लफ्रेंड है। सबके सामने वो उसकी इमेज बचाने के लिए ऐसा कहता है। लेकिन जिलिंग इस बात से भड़क जाता है। याओ ने बई को कहा था कि वह शादी के वेन्यू से उसे लेकर के जाए और वह ऐसा ही करता है। लेकिन उसके फादर बहुत भड़क जाते हैं कि याओ उसकी सिस्टर इन लॉ है। बई को अब इन बातों से घंटा कहीं फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। उसने याओ से तो पहले ही शादी करने का डिसाइड कर लिया था, तो कर लिया था। सॉन्ग जिलिन को कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो वो उसे पीछा छुड़ाते हुए वहाँ से निकल जाता है। मैं यहाँ पे याओ पर बहुत ही गुस्सा था, क्योंकि उसे पता चला था कि याओ ने आज के दिन यूरोप जाने का टिकट करा लिया है और वो उसे छोड़ करके जाने वाली थी। उसने कभी उसके साथ रहने का प्लान ही नहीं किया था। इस बारे में वो उस पर गुस्सा कर रहा था, तो वो उसे कहती है कि देखो मुझ में प्यार करने की अब हिम्मत नहीं बची है, ठीक है, इसी वजह से मैंने यहाँ से जाने का पहले ही डिसाइड कर लिया था। बेहतर होगा कि तुम अपने लिए दूसरी लड़की ढूंढ लेना। यहाँ पर वैसे बताता है, तुम्हें 15 ईयर बिफोर वो गर्ल याद है जिसने कि मेरी जान बचाई थी, मुझे ज़िंदा रहने का हिम्मत दिया था।
वो गर्ल तुम हो, ये ब्रेसलेट तुमने मुझे दिया था, तभी से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। और शायद कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हें कन्फेस कर दिया होता तो तुम्हें मेरी भाई की गर्लफ्रेंड नहीं बनने की ज़रूरत पड़ती, तुम मेरी होती। या उसे कहते भी इन बातों का कोई मतलब नहीं है, मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मैं ये सब कुछ छोड़ करके जा रही हूँ। दूसरी तरफ जिलिन याओ को बहुत कॉल करता है, लेकिन याओ ने उसे ब्लॉक करके रखा हुआ था, कोई फ़ायदा नहीं था। उसे पता चलता है कि याओ ये शहर छोड़ करके जा रही है, तो उसे ढूंढते हुए जाता है। यहाँ से वो माफ़ी मांगता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा, मुझे एक चांस दे दो। तुमसे अलग होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। उफ, यही चीटर्स का ड्रामा, चीट करने के बाद। इस बात पर यह भड़क जाती है और कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, चले जाओ यहाँ से। वो उसे छोड़ करके चली जाती है, लेकिन वो ये शहर छोड़ के नहीं जाती है, क्योंकि उसे शायद भाई के प्यार ने यहाँ पर रोक लिया था, और यहाँ पर इस तरीके से वो कुछ दिन और यहाँ रहना चाहती है। इधर जिलिन को पता चलता है कि याओ अभी वहीं है, तो वो उसे ढूंढने जाने का डिसाइड करता है। बहुत मेहनत के बाद उसे पता चलता है कि वो किधर है। इधर भाई भी याओ को ढूंढते हुए चले जाता है और याओ को वो समझा रहा था कि देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम अगर ऐसे बिना रिलेशनशिप के भी मेरे साथ रहना चाहते हो तो सिर्फ मुझे मेरे साथ रहने दो। तभी वहाँ पर जिलिंग भी आ जाता है और वो यहाँ पर याओ से कहने लगता है कि तुम मुझे एक मौका क्यों नहीं दे रही, हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे। याओ कहती है हाँ, लेकिन जिस दिन तुमने सॉन्ग को क्लब में चीट किया था वो तुम्हारी मर्जी थी, कोई मजबूरी थी। और यहाँ पर तुम कह रहे हो कि कल रात तुम नशे में उसके साथ सो गए, ऐसा नहीं होता है ना जान। और जब तुमने चीटिंग कर लिया तो फिर जाओ ना, सॉन्ग तो तुम्हारी वैसे भी पहली प्यार है, तो फिर यहाँ पर क्यों ही टाइम पास कर रहा हो। यहाँ पर जिलिंग अपनी गलती का एहसास बता रहा होता है, तभी वहाँ पर बही भी आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम इसके लिए मुझे छोड़ रही हो। इस बात पर याओ उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। वह उसे कन्फेस करता है, कहता है हाँ, मैं याओ से प्यार करता हूँ, तुमसे काफ़ी पहले से मैं याओ से प्यार करता हूँ। वो यहाँ पर जिलिन से पीछा छुड़ाने के लिए बही के कन्फेशन को हाँ कह देती है। उसके सामने उसे किस करते हुए कहती है कि अब मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, तुमने देखा ना, और मैं चीटर के साथ कभी नहीं रह सकती, चलो जाओ यहाँ से, जा करके तुम यहाँ पर मेरा पीछा मत करो और अपना काम करो। वो खुद ही कंफ्यूज था कि वो उसे कैसे चूज कर सकती है। यहाँ से जिलिंग के जाने के बाद याओ कहती है बेसिक आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारा इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन मैं भी इस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हूँ। वो उसे बहुत ही समझाता और कहता है एक मौका तो दे करके देखो, तुम्हें भी पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। वो सोचने के लिए कुछ वक्त मांगती है। यहाँ पर भाई घर जाता है, उसके फादर इस बात से बहुत ही गुस्सा थे कि वो अपने सिस्टर इन लॉ के साथ अफेयर कैसे कर सकता है। तो वो कहता है कि पहले यहाँ पर जिलिंग ने सॉन्ग के साथ सिस्टर इन लॉ को चीट किया है, इसके बाद वो उससे अलग हो चुकी है। उसके डैड ज़बरदस्ती उसे ब्लाइंड डेट पर भेज देते। उसका सेक्रेटरी उसे आइडिया देता है अगर वो ब्लाइंड डेट पर जाएगा तो शायद यहाँ पर याओ को जेलस फील हो, तो वो ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ये सुनते ही जिलिन खुश हो जाता है और सोचता है कि शायद अब भी यहाँ पे याओ के लाइफ में उसके चांसेज हो सकते हैं अगर वो इस तरीके से ब्लाइंड डेट पर जा रहा है। तो अगले दिन वो ब्लाइंड डेट पर जा रहा होता है, ये सोचते हुए कि शायद यहाँ पर इससे याओ को जेलस और वो एहसास कर सके कि वो उससे कितना प्यार करता है। दूसरे सीन में सॉन्ग जिलिन से मिलने के लिए आती है तो वो उसे डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, अगर तुम वापस नहीं आती तो यहाँ पर कभी भी याओ मुझे छोड़ करके जाती ही नहीं। सोचो हिपोक्रेसी की क्या लेवल है। मतलब यहाँ पर आसपास खूबसूरती तो ज़रूरी रहेगी, बंदा अपने लोअर पार्ट को संभाल नहीं पा रहा और ब्लेम यहाँ पर बंदी पे डाल रहा है कि गलती तुम्हारी है। यहाँ पर हद है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें वापस से याओ को पाने में हेल्प कर सकती हूँ, इस तरीके से यहाँ पर तुम उसे किडनैप करो और हीरो सेफ ब्यूटी का प्लान चलो, देखना वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। और ये गधा उसका बात मान जाता है, लेकिन ये केवल उसका प्लान था उसे हर्ट करने का। अगले दिन याओ ऑफिस के लिए निकल ही रही होती कि तभी वहाँ पर कुछ गुंडे लोग आ करके उसे किडनैप कर लेते हैं और रास्ते में उसे पता चलता है कि इस तरीके से जिलिंग ने उसे किडनैप कराया हुआ है। दूसरी तरफ वह तो सोच रहा था कि याओ को पता चलेगा कि वो ब्लाइंड डेट पर गई है तो वो ज़रूरी उसे मिलने के लिए आएगी, लेकिन वो यहाँ पर आती भी नहीं है और उसे कैसे न कैसे करके ये पता लग जाता है कि याओ किडनैप हो चुकी है। उसे यहाँ पर याओ का कॉल आता है और वो बहाने करके बात कर रही होती है कि वो यूरोप के लिए निकल रही है। मैं सोचता यूरोप तो ये जाने नहीं वाली थी फ़िलहाल के लिए, तो फिर यहाँ पर चल क्या रहा है।
तो फिर यहाँ पर वो समझ जाता है कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। वो याओ को ट्रैक करने लगता है। ट्रैक करते करते उस प्लेस पर पहुँचता है जहाँ पर के गुंडे लोगों ने याओ को पकड़ के रखा हुआ था और वो उसे सेव करके वहाँ से लेके जा रहा था। तब तक यहाँ पर जेलिंग भी आ जाता है। जेलिंग यहाँ से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि एक्चुअल में यहाँ पर मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। वो कहती, ओह तो हीरो सेफ ब्यूटी का वही पुराना गेम खेलने के लिए जा रहे थे तुम्हें लगा कि तुम मुझे बचाओगे और मुझे वापस से तुमसे प्यार हो जाएगा। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी इन हरकतों से। ग्रो अप मैन, सीरियसली इन ड्रामा इन बकवासों को छोड़ो भी अब। ऐसा कह के वो बई को वहाँ से उसे लेकर के जाने के लिए कहती है। सोच रहा था शायद उससे वापस से एक बड़ी गलती हो गई और उसे ऐसा बिहेवियर उसके साथ नहीं करना चाहिए था। वो वापस से उसकी बातों में आ गया। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से जो भाई है वो याओ का ख्याल कर रहा होता है। वो कन्फ्यूजन में थी कि क्या सच में उसे यूरोप जाने का प्लान कैंसिल करना चाहिए और वो भाई पे भरोसा कर सकती है, उसके साथ वो एक रियल रिलेशनशिप में आ सकती है। अगले दिन वो अपनी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील करने वाली थी। जेलिंग भी वहाँ पर गया हुआ था। वो सोचता है कि इस बार तो उसे अच्छा पोजीशन मिल ही जाएगा। तभी वहाँ पर बई और याओ आते हैं। वो याओ को कहने लगता है कि मैं वापस से वाइस प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ और तुम इस बात को लेकर रिग्रेट करने वाली हो। याओ हंसते हुए कहती है, जिस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनने का तुम सपना देख रहे हो उस कंपनी के सीईओ मैं हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनाने वाली हूँ वापस से। मुझे तुमसे प्यार था, इसी वजह से अपनी आइडेंटिटी हाइड करके मैं तुम्हें कंपनी का सीईओ वाइस प्रेसिडेंट बनाई थी ताकि तुम्हारा मेल ईगो पे कम ना हो। लेकिन तुम्हारे जैसे चीटर यहाँ पे रहने के लायक ही नहीं। उसने पुलिस में कंप्लेन कर दिया था क्योंकि बई ने उसे किडनैप करा था। पुलिस यहाँ पर आती है और उसे पकड़ के लेके जाती है। पूरी लाइफ यहाँ पर जेलिंग इस बात का रिग्रेट करने वाला था कि उसने याओ जैसी परफेक्ट लड़की जो उसके लिए परफेक्ट थी उसे छोड़ करके वो सॉन्ग जैसे आसपास चल रहे कीड़े मकोड़ों के चक्कर में उसने इतना अच्छा चीज़ खो दिया। कहानी के एंडिंग में यहाँ पर बे और याओ दोनों कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग इवेंट ही था। लास्ट में बे याओ से पूछता है कि क्या वो सच में शहर छोड़ करके यूरोप जा रही है। याओ से किस करते हुए कहती है, अब कोई इंसान मेरा पिछले 15 सालों से इंतज़ार कर रहा है तो मैं बुरी थोड़ी हो सकती हूँ। भला मैं उसे छोड़ करके कैसे जा सकती हूँ यूरोप। वो दोनों यहाँ से रियल रिलेशनशिप में आ जाते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।